नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ आज एक बार फिर मौजूद है महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ आज के समय प्रसिद्ध है अपनी प्रतिभाओं को लेकर, और कहीं ना कहीं एक शिक्षा का हब बन चुका है महेंद्रगढ़। पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रहे हैं, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। और इसी से जुड़ा एक मुद्दा आज हम एक बार फिर लेके मौजूद हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है आज के समय में शहरों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाएं हैं, वो आगे निकल रही हैं शहरों की तुलना में कहीं ना कहीं। और अपनी जो प्रतिभाएं हैं, सुविधाओं के अभाव में भी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए लाखों बच्चों को और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाती हैं। ऐसा ही एक मामला दोबारा महेंद्रगढ़ में देखने को मिला है, जिसमें एक गांव का लड़का, एक साधारण सा परिवार, कोई ये भी नहीं कहेंगे कि कोई राजघराने से आते हैं, बल्कि एक साधारण सा किसान परिवार कह लीजिए। पिताजी वैसे तो खुद फौजी हैं, लेकिन साधारण परिवार, बिल्कुल साधारण सागर, ये भी नहीं कोई महल या फिर कोई कोठी बंगले बड़े जायदाद है अच्छी खासी, बिल्कुल साधारण परिवार। और उस परिवार का एक बच्चा गांव में ही रहकर पढ़ाई करते हुए कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट बन जाता है सीधा आर्मी के अंदर। बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन देने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको भी प्रेरणा मिल सके और आपको पता चल सके कि किस प्रकार सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ा जाता है। और ये इन्होंने चुनी तो चुनी क्यों, किस प्रकार इन्होंने तैयारी की, हर चीज़ से रूबरू होंगे, हर सवाल करेंगे और उसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मलकित, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज़ में। धन्यवाद सर। जी, तो सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए और साथ ये बता दीजिए कि आपका सिलेक्शन हुआ है, प्रॉपर बता दीजिए। सर, मेरा नाम मलकित है, मैं बचेनी गांव से ताल्लुकात रखता हूं। मेरा अभी इंडियन आर्मी में 28 पंजाब रेजिमेंट में कमीशनिंग हुई है। सबसे पहले मैं अगर पढ़ाई की बात करूं तो मैंने आफ्टर क्लास 5th शिवाज कोचिंग एकेडमी में मैंने कोचिंग की थी। मेरा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ था। देन 12th क्लास ओनली आई गोट सेलेक्टेड इन NDA। देर आफ्टर 3 years of training I got commissioned into Indian Military Academy. After that on 10th June 2023 I got commissioned to 23 Punjab. That's all sir. कमीशन परेड वगैरह सारी चीज़ हो चुकी है आपकी? कमीशनिंग परेड 10 जून 2023 को कंप्लीट हुई मेरी। बिल्कुल, आप ऑन ड्यूटी हो चुके हैं आप? हाँ जी, अभी कल मेरे को यूनिट जाना है, परसों यूनिट में मेरी ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग आपकी। तो ये हमारे साथ मलकित मौजूद है, ऑन ड्यूटी लगा लीजिए, हो चुके हैं। इनको परसों 1-2 रोज़ में ही इनको ज्वाइन करना है जाकर अपनी रेजिमेंट में, अपनी आर्मी के अंदर। और खास बात ये है कि सीधे लेफ्टिनेंट लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बात करें, गांव में अक्सर आप कई सैकड़ों युवाओं को ग्रुप में दौड़ करते हुए, कसरत करते हुए, व्यायाम करते हुए ज़रूर देखते होंगे सुबह शाम। लेकिन उनका एक सपना होता है कि हमें आर्मी में जाना है, चाहे हमें पद कोई भी मिले, सिपाही लगे, डायरेक्ट मतलब भर्ती होनी है। लेकिन आज के समय में तो अग्निवीर योजना भी आई हुई, तो हमें अग्निवीर बनना है। लेकिन इनके एक थॉट था कि मुझे आर्मी में जाना है, लेकिन एक बड़े लेवल पर पहुंचना है, ताकि आर्मी में जो भी कुछ कमियां दिखाई दे तो उस स्तर पर सुधार किया जा सके, अपने विचार प्रकट कर सके, और कहीं ना कहीं अपने हिसाब से और अपने जो विचारों के हिसाब से आर्मी के अंदर जो सुधार किए जा सकें, ताकि इंडियन आर्मी विश्व में कहीं ना कहीं अपना नाम और तिरंगा की शान बढ़ा सके। तो उसको वो सोच लेकर ये आगे बढ़े थे। और कहीं ना कहीं सभी जो युवा, एक कहते हैं ना भेड़चाल होती है, तो भेड़चाल से हटकर कहीं ना कहीं इन्होंने एक अलग यात्रा शुरू की। तो ये जानना चाहेंगे किस प्रकार इनके दिमाग में है, अब कहाँ से प्रेरणा मिली कि इन्होंने ये रास्ता चुना। तो बल्कि तो यही जानना चाहेंगे सबसे पहले। आप ज्वाइन करने वाले हैं जल्दी ही और सीधा लेफ्टिनेंट लगे हैं। आमतौर पर युवाओं की सोच होती है कि हम आर्मी में किसी न किसी तरह मतलब शामिल हो जाएं, ज्वाइन कर लें आर्मी, किसी न किसी भी पद पर कोई भी नौकरी मिल जाए आर्मी में, वही ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन आपको ये क्या महसूस हुआ, क्या लगा आपको कि मुझे लेफ्टिनेंट ही बनना है? सर, पहले तो सैनिक स्कूल के बारे में मैं बताना चाहूँगा। सैनिक स्कूल में जब मेरा एडमिशन हुआ तो उससे भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे फादर ने ही मेरा मतलब कोचिंग करवाई, उसके बाद एग्ज़ाम दिया तो क्लियर हो गया था। सेम 11th क्लास तक कुछ ज़्यादा वो था नहीं कि NDA में जाना है फिर कुछ। हालांकि मैं सैनिक स्कूल में पढ़ता था, तो सैनिक स्कूल का जो मेन एम होता है कि टू सेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कैडेट्स इन NDA, और उसका अलग से एक ट्रॉफी भी होती है। लेकिन जब 12th में आए तो थोड़ा सा फैमिली की तरफ से प्रेशर आया, थोड़ा स्कूल अथॉरिटी ने इस चीज़ में इंटरेस्ट लिया। आपने NDA की वो की, वहाँ पर ट्रेनिंग चली आपकी 3 साल, तो किस प्रकार क्या होता है? कहते हैं NDA मतलब पहले ही बच्चे डर जाते हैं, बहुत टफ ट्रेनिंग होती है वहाँ पर, मतलब बिल्कुल रगड़ के लिया जाता है बच्चे को 3 साल तक। क्या बताना चाहेंगे? बड़ी फेमस कोटेशन है NDA के बारे में। इट गोज़
इंडिया टर्न्स बॉयज़ इनटू मैन। सो ऐसा है कि वहाँ पे ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा चलती है, ऑफिशियल ट्रेनिंग भी, अनऑफिशियल ट्रेनिंग भी। ऑफिशियली वो सुबह 5 बजे स्टार्ट होती है, 10 बजे ख़त्म हो जाती है, बट अनऑफिशियली वो सुबह 3 बजे स्टार्ट होती है, रात को 11 बजे ख़त्म होती है। सीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ट्रेनिंग में, आपको गाइड करते हैं कि हाउ यू शुड बिहेव इन फ्रंट ऑफ सीनियर्स, इन फ्रंट ऑफ ऑफिसर्स। वो पूरी तौर तरतीब एक सिविल लड़के में और एक बंदा जो एनडीए से ट्रेनिंग कर रहा है, उनमें बेसिक चीज़ है कि वो अपने आप को पब्लिक में कैसे अपने आप कंडक्ट करते हैं, वो चीज़ एनडीए सिखाता है कि सिविल में जब जाते हैं तो आपको कैसे बिहेव करना है, कोई लेडीज़ हैं उनके सामने कैसे बिहेव करना है, बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके सामने कैसे बिहेव करना है। मेन चीज़ यही आती है कि ट्रेनिंग के अलावा कि हम आप सोसाइटी में अपने आप को कैसे ढाल मतलब कैसे दिखाते हैं कि हमें कैसे एक आइडियल बंदे की तरह कैसे कैसे दिखना चाहिए, वो हमें आर्मी और एज ए लीडर वो आर्मी और एनडीए सिखाता है हमें सर। तो हमारा सवाल यही रहेगा आपसे एनडीए से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पर आपको हर तरीके से डेवलप किया जाता है, आपकी आइडेंटिटी, आपके करैक्टर को, आपके स्वभाव को, हर तरीके से व्यक्ति को जो है आगे बढ़ाया जाता है, विकसित विकास किया जाता है, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर क्षमता बढ़ाई जाती है प्रत्येक बच्चे की। तो यही जानना चाहेंगे आपका ये मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली, सीख कहाँ से मिली कि हमें लेफ्टिनेंट बनना है और हमें मतलब एक तरीके से लगा लीजिए पूरी बटालियन का नेतृत्व करना है, कि जैसे नेता होता है उसकी तरह? मेरा खुद का कोई एम नहीं था एनडीए ज्वाइन करने का या फिर आर्मी ज्वाइन करने का। मैं जैसा मैंने बताया कि स्टार्टिंग में सैनिक स्कूल ही ज्वाइन करना एक स्मॉल एम था। फादर ने सपोर्ट किया, थोड़ा सा मैंने थोड़ी मेहनत की, फैमिली ने सपोर्ट किया। तो मेरी दादी थी साथ में, मतलब मेरे साथ 1 बजे तक मैं पढ़ता था तो वो साथ में रहती थी। वो पिताजी से बातचीत करेंगे। जी सर, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम मिलताराम है। मिलताराम यस जी। तो मिलताराम जी, बड़ी तारीफ हो रही है आपके बच्चे की तरफ से। नहीं, बच्चे में टैलेंट था और टैलेंट को मेरे परिवार ने देखा तो सभी ने ये कहा कि ये कुछ करके दिखाएगा। परिवार का विशेष इसके ऊपर आशीर्वाद रहा। बड़े बुजुर्गों ने हर समय ये कहा कि और करे नहीं करे ये ज़रूर करके दिखाएगा, तो इसके लिए आप जैसे ये बोलता है वैसे करो। तो हमारे एक भाई साहब हैं, उनका दिलेर सिंह का बहुत योगदान रहा इसमें। उन्होंने गाइडलाइंस देते गए और हम इनको उसी हिसाब से आगे बढ़ाते रहे और उसका नतीजा आज ये है। आमतौर पर फौजी भावुक नहीं होते, लेकिन आप आज कुछ थोड़ा भावुक दिखाई देते हैं। थोड़ा रात भर सो नहीं पाया था, इस वजह से हो रहा है। तो जानना चाहेंगे जिस प्रकार आप बेटा, आप जिस तरह जैसे फैमिली का बैकग्राउंड आर्मी से रिलेटेड रहा है आपका, तो जिस प्रकार अब बेटा डायरेक्ट लेफ्टिनेंट लगा है, कि क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? हाँ, खुशी है। डायरेक्ट आर्मी में अगर लेफ्टिनेंट भर्ती होता है तो खुशी तो होती है, और खुशी सभी को है, पूरा परिवार को है इसकी खुशी। तो स्वाभाविक है कि हमारे को भी खुशी होने। पूरा गोगड़ परिवार इससे गौरवान्वित है। आप बीएसएफ यस, कौन से रैंक? मैं हेड कांस्टेबल रैंक से। तो बेटे ने आपसे भी ऊंची सीधी डबल ट्रिपल छलांग लगा दी है। इनका टैलेंट था, इनका पढ़ने का काम करने का तरीका अलग था। हम जिस समय थे वो तरीका नहीं था हमारा। उस समय परिवार की कुछ ज़्यादा जिम्मेवारियां थी, उसको हमने देखा, समझा और उसका नतीजा मिला हमारे, उसका फल अभी मिला है। जिस प्रकार बेटा शुरू से ही आपने मिलिट्री स्कूल में डाला, छोटा था उस समय, तो आपको पहले से ही लग रहा था कि कुछ बड़ा धमाका करने वाला है जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है? मेरे को तो कम था, लेकिन मेरे जो पूरा गोगड़ परिवार है उसको अवश्य था, बचपन से ही। यस, लग रहा था बच्चा नाम रोशन जरूर करेगा कुछ। तो अब तो पूरा मतलब एक तरीके से भारत में ही धमाका मचा दिया है कि एक गांव से, छोटे से गांव से, एक छोटे से परिवार से इस प्रकार ग्रामीण पृष्ठभूमि से बच्चा निकलता है आगे, और कहीं ना कहीं बड़े बड़े महानगरों के बच्चों को भी पीछे पछाड़कर और डायरेक्ट ऑफिसर रैंक पर भर्ती होता है। तो हर बच्चा कर सकता है ये चीज़। हाँ, अगर चाहे तो बच्चा कर सकता है, लेकिन उसके परिवार को भी उसके बारे में सोचना चाहिए कि बच्चा अगर ये करना चाहता है तो उसके ऊपर पूरा फोकस देना चाहिए। अगर परिवार कुछ बोले और बच्चा कुछ करना चाहे तो ये तो संभव नहीं हो सकता। और ग्रामीण में यही सबसे विशेष समस्या है कि बच्चा जो करना चाहता है वो माँ बाप
नहीं चाहता कि माँ बाप दूसरी चीज़ चाहता है, बच्चा दूसरी चीज़ चाहता है। इसने शुरू से ही जैसे ही सैनिक स्कूल का टेस्ट दिया, तभी हमारे भाई साहब का बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे देना चाहिए और ये इसमें इस प्रकार की काबिलियत है कि ये पढ़ सकता है और इस टेस्ट को क्लियर करेगा। और वो जब सैनिक स्कूल का जो फर्स्ट टेस्ट था, उसी में इसने दिखा दिया कि भाई हाँ, कोई सिफारिश, कोई किसी का वो नहीं होने के बाद में अगर ऐसा होता है, उसी दिन से ही पूरा परिवार ये मानने लग गया था कि ये गोगड़ परिवार का नाम ऊंचा करेगा अवश्य। तो मलकित आपसे बातचीत करें, जिस प्रकार पापा ने बताया कि इसका शुरुआत से ही रुचि थी, तो आपसे जानना चाहिए कहीं फैमिली ने आपको फोर्स तो नहीं किया कि आपको इसी लाइन में जाना है? नहीं सर, किसी ने फोर्स नहीं किया। हालांकि मेरी फैमिली में काफ़ी मेंबर्स हैं जो कि फ़ौज से ताल्लुकात रखते हैं। मेरे नाना जी खुद आर्मड रेजिमेंट में थे, सूबेदार थे, वो वहाँ से रिटायर हुए। पापा बीएसएफ में हैं। मेरे एक जीजा जी हैं, वो इसमें सीमा सुरक्षा बल में हैं। उसके अलावा आसपास मेरे और गोगड़ परिवार में भी हैं जो कि पहले फ़ौज में रह चुके हैं। लेकिन ऐसा किसी ने फोर्स नहीं किया कि तुझे आर्मी में जाना है। बट जैसे कि फादर को पता था चीज़ों का, वो थोड़ा बताते गए मेरे को और मैं उसी चीज़ में थोड़ा करता गया, तो वैसे वैसे चीज़ें होती गई। बाकी किसी ने फोर्स किया नहीं सर। तो आपकी पढ़ाई की बात करें, स्कूली पढ़ाई तो आपकी लगभग सैनिक स्कूल से हुई? जी, 6th क्लास में एंट्री थी, 12th क्लास तक मैं सैनिक स्कूल में था सर। ठीक है, तो 12th क्लास के बाद एनडीए में? यस सर, वो 12th में ही मैं बिफोर आई पास आउट फ्रॉम सैनिक स्कूल कुंजपुरा, उससे पहले मेरा सब कुछ क्लियर हो चुका था। मेडिकल मेरा पास आउट होने के बाद था, मेरा रिटर्न और इंटरव्यू सब कुछ क्लियर हो चुका था। बस मेरा मेडिकल बचा हुआ था और मेरिट लिस्ट बची हुई थी। जब मैं 12th से पास आउट हुआ, उससे पहले मेरा सब कुछ क्लियर हो गया था। अब आमतौर पर कहा जाता है, जिस प्रकार आप एक छोटे से गांव से संबंध रखते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि, बिल्कुल साधारण सा पूरा क्षेत्र है अपना, ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, तो आमतौर पर कहा जाता है कि हमारे पास गांव में वो सुविधाएं नहीं हैं जो होनी चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकें। तो ये चीज़ें तो आपको भी कहीं ना कहीं फेस तो करनी पड़ी होंगी ना, या फिर सुविधाओं की कोई ज़रूरत नहीं होती, जो उसके मन में जज्बा होता है, जोश होता है, वो कर सकता है? नहीं सर, सुविधाएं चाहिए होती है। जज्बा एक लेवल तक जज्बा काम आता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुविधाएं अगर मिलेंगी, अगर बच्चे को कंप्यूटर मिलेगा, इंटरनेट से एक्सेस मिलेगा, तो वो और अच्छा कर सकता है जितना वो कर रहा है। मैं गांव में अगर रहता, अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे सैनिक स्कूल में सिलेक्शन नहीं होता तो शायद मैं नहीं जा पाता। गांव का माहौल बाहर के माहौल से थोड़ा सा ठीक है नहीं, मतलब यहाँ पे काम को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। बच्चा ठीक है, पढ़ाई बाद में कर लेगा, ये रहता है। काम पहले हो जाए, ये ज़्यादा मेंटेलिटी रहती है। तो या तो थोड़ा सा गांव में ऐसी चीज़ रहती है, तो बच्चा बाहर पढ़े तो ठीक है अभी के लिए, नहीं तो माता पिता को ये देखना चाहिए कि काम होता रहेगा, पहले उसकी पढ़ाई ज़रूरी है तो उससे पढ़ाई की जाए। और जो सुविधाएं, जैसे कि आज की डेट में कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन या फिर इंटरनेट, जो सुविधाएँ हैं उसे उपलब्ध कराई जाएँ ताकि वो और अच्छे से पढ़ाई की जा सके। तो जिस प्रकार सैनिक स्कूल के बाद आपका एग्जाम होता होगा एनडीए के लिए भी? हाँ, सैनिक स्कूल के बाद नहीं, सैनिक स्कूल में था मैं सितंबर 2019 में ही, 2018 में मैंने तभी एग्ज़ाम दे दिया था। तो उस टाइम मेरा नवंबर एंड में रिजल्ट आया था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था उसमें। पहली बार में सिलेक्शन हो गया था। ये भी खास बात है जानने वाली, क्योंकि पहली बार में ही इन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम भी कहीं ना कहीं क्लियर कर लिया था। इनको जब रिजल्ट मिला तो इनका पूरा एग्ज़ाम जो है, इनका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था, इनका सिलेक्शन एनडीए में हो चुका था। आमतौर पर सैनिक स्कूल में तो बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन वो आगे जाने से चूक जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन इनका सामने ऐसी कोई जो गलती नहीं हुई या फिर ऐसी कोई भी समस्या नहीं आई, क्योंकि इनका पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया। ये भी खास बात है। तो आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार सैनिक स्कूल में तो आप पढ़ाई कर रहे थे, उसके साथ साथ आमतौर पर पूछा जाता है, हम बात करें जैसे यूपीएससी वाले बच्चों से भी इंटरव्यू करते हैं, नेट, जेआरएफ, जेईई मेंस, सभी से लगभग हम इंटरव्यू करवाते हैं जो बच्चे अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा करते हैं, बड़ा करते हैं। तो आपसे भी वही सवाल करना चाहेंगे, इंटरनेट कितना यूज़फुल है इस चीज़ के लिए? यूट्यूब की बात करें तो कितना मटेरियल मिल जाता है? इंटरनेट बहुत यूज़फुल है। मेरी पूरी 12th में मैंने पढ़ाई की नहीं थी मैं, क्योंकि मैं पहले सितंबर तक मैं रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करता रहा था। क्योंकि फिर मेरे को पता था कि मेरा जैसे मैं एग्ज़ाम दे के आया कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर मैंने एसएसबी की तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि नवंबर में जब तक रिजल्ट आया रिटर्न का, तब तक मेरा क्लियर हो चुका था कि हाँ मेरे हो जाएगा। तो मैं ऑलरेडी एसएसबी की तैयारी कर रहा था। 7 फरवरी 2019 को मेरे जब वो एसएसबी क्लियर हुई, उसके बाद मैंने सीबीएसई की तैयारी करना शुरू की थी। और मेरे एग्ज़ाम थे 8 मार्च से मेरे एग्ज़ाम थे। उससे पहले मैंने, और 11 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच का ही पीरियड था जिसमें मैंने
मेरी सीबीएसई के लिए तैयारी की थी। तो यूट्यूब पे मैंने उस टाइम यूट्यूब की मदद से मेरी जो, क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, पीसीएम भी था मेरे पास और उसके बाद इंग्लिश थी। तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई मैंने यूट्यूब से की थी, क्योंकि टीचर जिस टाइम क्लास में पढ़ाते तो उस टाइम हम नीचे बैठ के अलग से अपने वो एनडीए की रिटर्न की तैयारी करते थे, तो उस टाइम ध्यान दे नहीं पाए थे। तो उस टाइम पे हमें लगा था कि अगर इंटरनेट यूट्यूब नहीं होता तो कौन कहाँ से इतना सिलेबस कवर हो पाता। तो अभी ज़रूरत है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लोग यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इसका मिस यूज़ भी कर रहे हैं, और चीज़ों में ध्यान भटक रहा है। लोग गेम्स, मतलब फ़ोन में ही गेम वगैरह आ जा रहे हैं, तो ज़्यादातर टाइम बच्चे उसी में लगे रह जा रहे हैं। एनडीए की बात करें, 3 साल आपकी ट्रेनिंग चली एनडीए के दरमियान, तो वहाँ की बातचीत करें, मतलब कैसे मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एनडीए की तैयारी अलग से होती है अपनी, जो आपको आर्मी में आगे बड़े रैंक पर जाना है उसकी प्रिपरेशन अलग से चलती है, आपकी फिजिकल ट्रेनिंग अलग से होती है, उसमें आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, हर प्रकार की एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं, और साथ ही आपकी जो एजुकेशन से रिलेटेड जो है प्रिपरेशन भी चलती रहती है। तो मेंटेन किस प्रकार करते हो वहाँ पर आप? सबसे इम्पोर्टेंट तो वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है, तो यहीं पे हमारा जो पूरा टाइम है वो बचत हो जाती है। तो वहाँ पे एक पूरा अथॉरिटीज़ हैं, वो प्री प्लान एक शेड्यूल होता है, उसमें आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी, उसमें आपकी एकेडमिक्स भी, उसमें आपकी सर्विस सब्जेक्ट्स भी, टैक्टिक्स वगैरह सब एक ऐसे लेट डाउन शेड्यूल है। उससे आपकी सारी जो भी पॉसिबल है सब अचीव किया जा सकता है उससे, एक इंडिविजुअल कैडेट का या फिर जीसी का जो भी है उस शेड्यूल के तहत। फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, गेम्स पे भी ध्यान दिया जाता है, बट उसी टाइम एकेडमिक्स का भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो भी बच्चा हो एक, हमारे यहाँ अभी बोला जाता है कि स्कॉलर वॉरियर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो उसमें एकेडमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है और उसका ध्यान रखा जा रहा है। जब एनडीए में पहली बार आपने कदम रखा था उस समय कहते हैं कि बच्चों को एक जिज्ञासा होती है देखने की, जानने की कि क्या कुछ होता है, किस प्रकार ट्रेनिंग चलती है, लेकिन ज्यों 5, 10, 15, 20 दिन, महीना निकलता है तो आधे से ज़्यादा बच्चे छोड़ के चले जाते हैं वहाँ से, क्योंकि उसके जो है ट्रेनिंग इतनी हार्ड तरीके से करवाई जाती है वहाँ पर, मतलब बच्चे को हर तरीके से तैयार किया जाता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और हर प्रकार, ताकि एक वो बेहतरीन लीडर बन सके आने वाले समय में, अपने साथी हैं उनका साथ लेकर चल सके। तो उसके लिए कहते हैं कि बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। तो कभी आपको ये नहीं लगा शुरुआत में जब आपने कदम रखा एनडीए में कि नहीं ये तो गलत पंगा ले लिया और यहाँ तो हम गलत फंस गए, इससे अच्छा तो कुछ और कर लेते? नहीं, मैं बताया कि मैं सैनिक स्कूल से हूँ, तो मेरे सीनियर्स पहले से ही एनडीए में थे, तो उनसे बात करते रहते थे, तो बताते रहते थे कि ये सब चीज़ें होती हैं, वो ऑलरेडी गाइड कर देते थे कि भाई तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। फिर ऐसी बात है कि अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो देन फिर जो देश मतलब एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई एक स्टैंडर्ड अचीव करना होता है, तो जब तक पूरी ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पाएंगे। और आधे से ज़्यादा लोग नहीं छोड़ते हैं। हाँ, एक कोर्स की अगर स्ट्रेंथ 300 है तो 3 से 4% लोग छोड़ जाते हैं ड्यू टू वेरियस रीज़न। कुछ कोप अप नहीं कर पाते हैं, किसी को वो फील्ड सूट नहीं करता है, किसी के पेरेंट्स बैकआउट कर लेते हैं, बोले नहीं हमारे बच्चे को हम बाहर पढ़ा लेंगे। ड्यू टू वेरियस रीजन्स वो लोग छोड़कर चले जाते हैं, बट ट्रेनिंग तो होती है। और आपके मन में कभी नहीं आई ये चीज़? नहीं, ऐसा कभी रहा नहीं, क्योंकि मैं बताने पहले से गांव के माहौल में रहा था, तो उस चीज़ को कोप अप करने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं। पहले से मैं सैनिक स्कूल में भी था, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत नॉर्मल होता घर रहता की कितनी याद आती थी वहाँ? कम ही आती थी, कम आती थी? कम ही आती थी। मतलब मम्मी पापा, पेरेंट्स, दादा दादी, जो भाई बहन है, सभी को भूल गए थे वहाँ पे? ना, वो वहाँ पे जाने के बाद इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि आप अपने फैमिली के बारे में सोच सको। मैं स्टार्टिंग के मैं 6 महीने की बात बताऊँ तो मैं सुबह 3 बजे उठता था, 2:30 बजे 3 बजे उठता था, रात को 11 बजे 11:10 पे मेरे को बेड मिलता था। तो एक बार मैं जैसे बेड से उठ गया सुबह 3 बजे, तो रात को ही बेड नसीब होता था। तो जैसे बेड पे जैसे बैठा तुरंत नींद आ जाती थी। तो इतना टाइम मिलता नहीं था कि हम सोचे कि हाँ वहाँ जाकर फैमिली के बारे में सोचने का कोई उचित नहीं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद एक परिवार से हटकर पूरे देश के लिए बन जाते हैं वहाँ जाने के। हाँ, वो एनडीए भी अपने आप में एक परिवार है, वहाँ भी हमारी खुद की एक फैमिली होती है। ये हमारे साथ मलकित बने हुए हैं, लेफ्टिनेंट लगे हैं डायरेक्ट आर्मी के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर। बहुत अच्छी खुशी की बात है, कहीं ना कहीं पूरा परिवार भी खुश है। और इनके पिताजी से बातचीत की, वो भी कुछ थोड़े से भावुक हैं, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी के जो है क्षण है इनके लिए, तो भावुक होना भी बनता है। इनकी माता जी मौजूद हैं। जी, क्या नाम है? शर्मिला देवी। तो शर्मिला जी, बेटा का कई साल में अच्छे से आपके पास है, अब कुछ समय मिला है, तो कुछ लग नहीं रहा आपको पहले से दुबला पतला हो गया कुछ? दुबला पतला तो मेहनत करी है ना, तो सूखना ही था।
पूरा परिवार ही खुश है, सिर्फ मम्मी पापा ये बात नहीं करेंगे, इनके दादी जी बैठी हैं, इनकी बहन भी बैठी है, बहन से बातचीत करें। क्या नाम है? मेरा नाम मंजीत यादव है। मंजीत, तो भाई ने तो इतना बड़ा कर दिया, आप क्या करने वाले हो? मैं कंपटीशन लेवल्स की मैं तैयारी में चल रही हूँ अभी फ़िलहाल तो। बड़ा कौन है, आप हो या भाई? मैं आप बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं छोटे भाई ने बड़ा धमाका कर दिया, और अब तो प्रेरणा भी मिली और साथ ही प्रेशर भी बढ़ गया, तो अब तो हमें भी कुछ ना कुछ करना है। नहीं, प्रेशर नहीं कह सकते इसको, ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, छोटे भाई से हमें बहुत सारा कुछ सीखने को मिला, इंस्पिरेशन बनी, मोटिवेट हुए हम। हाँ भाई, हमारे भाई ने कुछ किया है, जिससे बड़े ना सही, इससे छोटे तो हम कुछ ना कुछ बनेंगे और करना भी है। तो क्या है, किस फील्ड में आपकी ज़्यादा रुचि है? मेरी यूपीएससी में ही है। हाँ जी, तो अभी कुछ अटेम्प्ट दिया आपने? मैंने 2019 में अटैम्प्ट दिया था, मेरा प्री क्लियर हो गया, तो उसके बाद से मैंने ड्रॉप कर रखा है, बस ये सोच के कि पहले अच्छे से तैयारी करें, उसके बाद हम दें। तो अब की बार कुछ करने वाले हैं धमाका? हाँ, नेक्स्ट 2 इयर्स में करना है, आने वाले 2 साल में धमाका करना है जी। तो ये पक्का है कि धमाका होने वाला है? हाँ जी, होने वाला है। तो इनके बहन है, ये कह रही हैं कि इनसे भाई से प्रेरणा मिली, छोटा भाई इतना बड़े लेवल पर कर सकता है, तो कहीं ना कहीं इनसे भी हमें प्रेरणा मिली, हम क्यों नहीं कर सकते। और ये बात तो हम सभी से कहना चाहेंगे, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए तमाम बच्चे जो है इस प्रकार की चीज़ें रुचि लेकर देखते, ताकि उनको पता चल सके किस प्रकार इन्होंने तैयारी की, किस प्रकार ये आगे बढ़े हैं सीढ़ी दर सीढ़ी, क्या इनकी जो है अपनी योजना बनाकर चलते थे, क्या दिनचर्या रही है, तो सारी चीज़ें जानना चाहते हैं बच्चे, और वो सवाल हम कर भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम भी कहना चाहेंगे सभी को कि गांव से जुड़े हुए बच्चे, जिस प्रकार मलकीत हो गया, या फिर हम अक्सर दिखाते रहते हैं, कोई आईएएस लगता है, कोई आईपीएस लगता है, कोई आईएएफ लगता है, आईआरएस लगते हैं, तो तमाम जो इस प्रकार के बड़े लेवल की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो ये बच्चे अगर गांव से निकलकर इतने आगे बढ़ सकते हैं, तो आप भी बढ़ सकते हैं। सिर्फ ये मत सोचिए कि हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, कहीं ना कहीं आपको भी अपनी तरफ से 100% देना होगा उस चीज़ में, 100% मेहनत करनी होगी, पूरा जोश जुनून और जज्बा रखना होगा उस चीज़ के प्रति, तभी आप सफल हो सकते हैं। क्यों, क्या कहना चाहेंगे मलकीत? ऐसे ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारे मतलब हमें कोई चीज़ अचीव करनी है, तो उसके लिए जोश और जज्बा ज़रूरी है ही है। उसके साथ साथ फैमिली का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक वो मतलब कि जो भी हमारा एम है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और एम को एक एम बड़ा होना चाहिए, लेकिन उस एम को पूरा करने के लिए छोटे छोटे एम में डिवाइड करे तो बेटर रहता है। जैसे अगर मान लो कि अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, हालांकि मेरा एम था नहीं आर्मी ज्वाइन करने का, लेकिन अगर मान लो किसी का अगर एम होता है आर्मी ज्वाइन करने का, तो ये कर सकता है कि पहले उसको सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करे, ताकि एक बेसिक गाइडेंस मिल जाए कि कैसे आर्मी वर्क करती है। सेम फिर जैसे 11th-12th में तो थोड़ा सा आर्मी NDA की तैयारी करे या फिर CDS की तैयारी करे आफ्टर 12th, तो उससे फिर NDA में फिर IMM सिलेक्शन हो जाएगी, और फिर उसके बाद आर्मी ज्वाइन कर लेगा, फिर उसी तरह एयरफोर्स या नेवी। तो एक बड़े एम को अगर छोटे छोटे एम में अगर डिवाइड कर लेगा, तो बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से अचीव कर सकता है। इसमें गाइडेंस, बड़ों की गाइडेंस, फैमिली का सपोर्ट और टीचर या फिर जो भी मेंटर है उसका गाइडेंस एंड सपोर्ट निहायत ही ज़रूरी है सर। कहीं ना कहीं जो सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में जो एडमिशन होता है बच्चों का, वो पहली सीढ़ी है। वो पहली सीढ़ी है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वही पहली सीढ़ी हो। हमारे साथ वाले काफ़ी ऐसे भी GC या फिर कैडेट्स होते हैं जो कि सैनिक स्कूल से नहीं होते, फिर भी वो हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जो कि सिविल। यही हम जानना चाहेंगे, कुछ टेक्निकल पॉइंट होते हैं जो बच्चों को समझ नहीं होते हैं। मान लीजिए कुछ बच्चे तो होते हैं सैनिक स्कूल से आते हैं, तो उसमें कुछ छूट भी मिलती है आपको NDA में? उस चीज़ कोई NDA में कोई रिजर्वेशन या कोटा नहीं है, किसी का कोई भी नहीं है, हर किसी के सेम है। सब मतलब कि लाइक अदर UPSC एग्जाम या फिर और एग्जाम्स की तरह वहाँ पे कोई कोटा नहीं है किसी भी टाइप का, नहीं नीदर ना ही कोई आर्मी बैकग्राउंड से। हाँ, कोई कास्ट के बेस पर नहीं है, या फिर कोई आर्मी बैकग्राउंड के बेस पर, किसी बेस पर कोई भी कोटा रिजर्वेशन नहीं है। यानी कि अगर जर्नल का बेटा भी होगा तो वो भी सेम प्रोसीजर देगा, जो कि एक सिविलियन होगा ना, उसका सेम प्रोसीजर होगा सेम। अगर कोई जनरल का बेटा है तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा सर। तो ये देख लीजिए, ये चीज़ें जानने की ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आप अगर तैयारी करते हैं तो आपको उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। ये कुछ टेक्निकल पॉइंट होते हैं, और भी जानेंगे कुछ चीज़ें हम इसी से रिलेटेड, लेकिन पहली बात तो इन्होंने यही स्पष्ट कर दी, चाहे आप आर्मी बैकग्राउंड से संबंधित हैं या फिर एक सिविल बैकग्राउंड से संबंधित है, वो कोई मैटर नहीं करता है। आपको और जो आर्मी बैकग्राउंड से संबंधित कोई बच्चा है, दोनों को समान तरीके से एग्जाम देना होगा, समान तरीके से क्लियर करना होगा। कोई भी इस चीज़ में किसी प्रकार की राहत या छूट नहीं दी
जाती है। बिल्कुल जो सख्ती या फिर जो नियम कानून कायदे कानून होते हैं वो सभी के लिए समान है, चाहे कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे किसी आर्मी के बड़े ऑफिसर का बेटा ही क्यों ना हो, उसको भी बिल्कुल नॉर्मल लेवल से जिस प्रकार आम बच्चे एग्जाम देते हैं उसी तरीके से उनको भी एग्जाम देना होगा, क्लियर करना होगा, तभी सिलेक्शन हो सकता है। तो हम बात करना चाहें, सैनिक स्कूल कोई आवश्यक नहीं है, बच्चे डायरेक्ट भी दे सकते हैं एनडीए का एग्जाम। या फिर कुछ बच्चे, मान लीजिए कुछ बच्चों की सोच होती है कि हमें तो आर्मी के अंदर ऑफिसर रैंक पे ही जाना है डायरेक्ट, हमें छोटे लेवल पर काम नहीं करना, हमें बड़े लेवल पे काम करना ताकि एक बटालियन को हम सही दिशा निर्देश दे सकें, उसको लीड कर सकें अच्छे से। उनका एम होता है बच्चों का। वो बच्चे एनडीए क्लियर नहीं कर पाते, तो उसके अलावा एनडीए के अलावा उनको अगर ऑफिसर बनना है तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके अलावा और भी स्कीम है, जैसे कि CDS क्लियर होता है, CDS एग्ज़ाम होता है, वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, या फिर 3rd ईयर अपीयरिंग, या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम होता है CDS का। वो एग्ज़ाम क्लियर करो, उसके बाद आप डायरेक्ट IMA में एंट्री करते हो, वहाँ पे आपकी 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है। एक और ऑप्शन है, उसमें होता है कि टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है, उसमें आप अपने टेक्निकल उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होता है, और उसमें फिर आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है, वो भी IMA में ही होती है, और उसके बाद आप इंडियन आर्मी में कमीशन हो जाते हो। ये है परमानेंट कमीशन के लिए। फिर OT में भी सिलेक्शन, सेम OT में भी सिलेक्शन होता है। OT ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी एक गया में है और एक चेन्नई में है, तो वहाँ पर भी सिलेक्शन होता है। तो सेम ऐसा नहीं है कि अगर NDA नहीं हुआ तो लाइफ ख़त्म हो गया, फिर हमारे पास अब और कोई चांस नहीं है। इंटरनेट है इस चीज़ के लिए, और भी लोग हैं, मतलब थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो पता चल जाएगा कि वेरियस टाइप ऑफ एंट्रीज़ भी होती हैं। IMA में एक ACC एंट्री भी होती है, जिसमें अगर फौज में है, मतलब कोई फौज में चला जाता है एज ए OR अदर रैंक, तो वो भी ऑफिसर, उसके पास चांसेस होता है ऑफिसर बनने का, तो वो भी। यानी कि बहुत सारे रास्ते हैं, अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो 4 दरवाजे खुलते हैं। हाँ जी, जी जी, बिल्कुल तो ये बता रहे हैं, हमारे साथ मलकित मौजूद हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने साफ कर दिया है, कई बच्चे रह जाते हैं एनडीए क्लियर नहीं कर पाते, तो कोई आवश्यक नहीं है आपको अगर आर्मी में ऑफिसर ही बनना है तो उसके लिए 4 और रास्ते हैं, आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एनडीए क्लियर नहीं होता वो रास्ता आपके लिए बंद हो जाता है, तो वहीं से, क्योंकि आपने उसकी जी तोड़ मेहनत करके, परिश्रम करके जो प्रिपरेशन की, जो तैयारी की उसके लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जाया नहीं जाएगी वो तैयारी आपकी, और उसके बेस पर ही आप कहीं ना कहीं 3 और 4 अलग रास्ते आपके लिए निकल जाते हैं। आप ऑफिसर बनना चाहते तो ऑफिसर बन सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको उससे। क्यों? जी, ज़रूरी है। मतलब अगर आपने ठान लिया है कि मुझे ऑफिसर ही नहीं, अगर मेरे को कुछ भी बनना है और आपने ठान लिया है, आप उस चीज़ के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो आज नहीं तो कल आपको अवश्य मिलेगी वो चीज़। थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन मिलेगी। आपसे जानना चाहें, आप इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बने, तो इंडियन आर्मी को ही क्यों चुना, नेवी या फिर एयरफोर्स क्यों नहीं चुना? मेरा मेन रीज़न था इंडियन आर्मी चुनने का। हालांकि मेरा नेवी ज्वाइन करने का मन था, लेकिन मेरा इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का था कि मेडिकल्स की थी, क्योंकि हमने पहले भी देखा, जैसे मेरे स्कूल में था तो मेरे सीनियर्स कुछ एक रिजेक्ट हो गए थे, जो कि कुछ एक चीज़ें इंटरनल होती है, उन्हें खुद नहीं पता होती कि ये चीज़ें हैं भी, लेकिन जब वो मेडिकल में जाते हैं, एयरफोर्स या नेवी के मेडिकल में, तो वो चीज़ें जब आती हैं तो फिर उसका कुछ इलाज भी नहीं है, तो वो फिर आउट हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, परमानेंट रिजेक्शन मिलता है। और इन कंपेरिजन टू नेवी एंड एयरफोर्स, तो आर्मी में मेडिकल में थोड़ा सा कम वो था कि मतलब कि कम थोड़ी सी लीनियंसी थी, थोड़ा सा मतलब इतने स्टैंडर्ड नहीं थे। तो उस टाइम पे मैंने आर्मी इसीलिए भरी थी कि अगर अंदर कोई प्रॉब्लम हुई तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट मोमेंट में मुझे पता चले और मैं उसके बारे में कुछ ना कर पाऊँ और मैं रिजेक्ट हो जाऊँ। तो मेरा मेन मेडिकल्स की वजह से ही मैंने आर्मी ज्वाइन किया। अभी आपके पापा बता रहे थे कि बचपन में शरारती बहुत थे। सर अभी सभी शरारती होते हैं बचपन में, खेल कूद। पिटाई कितनी बार हुई है? शरारत करेंगे पिटाई तो होगी। क्यों फौजी साहब, कितने बार पिटाई की आपने हाथ से? पिटाई करने का टाइम ही नहीं मिला, घर पे इतने नहीं रहे। जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे उसी समय सैनिक स्कूल में हो गया। सैनिक स्कूल में होने के बाद में फिर तो घर आने का तो टाइम नहीं मिला, और टाइम नहीं मिला तो हम पिटाई कब करते ही नहीं। तो मम्मी ने बेलन जरूर लगाए होंगे। हो सकता है, इस समय मैं तो आपकी जानकारी में नहीं आया कहीं ना नहीं, मैं तो बाहर रहता था, इस वजह से मेरे को तो वही इसके बारे में नहीं। तो वो 4 दीवारी में ही सुलट गया पूरा मैटर। संयुक्त परिवार, साझा परिवार, इनका पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा रहता है। पिताजी आर्मी में है तो इनका ज़्यादातर समय ड्यूटी पे ही निकलता है, कभी कभी घर पे आना होता है छुट्टी के दरमियान। साथ ही बच्चों की बातचीत करें तो एक मलकित है जिन्होंने डायरेक्ट लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया और अभी ओथ कमीशन वगैरह भी हो चुकी है, अभी ज्वाइनिंग करनी है 1-2 रोज़ में ही इनको अपनी बटालियन के अंदर। और साथ ही बहन की बात करें तो उन्होंने भी कह दिया है, पूरा वायदा कर दिया है कि जल्द ही 1 या 2 साल के अंदर ही
उन्हें भी, वो भी बड़ा धमाका करने वाले हैं। कहीं ना कहीं गांव का एक बार फिर जो है उनकी बहन भी नाम रोशन करने वाली है। उन्होंने पूरे भरोसे और पूरे मन के साथ, विश्वास के साथ ये बात कही है। तो तमाम जो सवाल थे, सारे सवाल हमने मलकित से की, उनका जवाब जानने की कोशिश की। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।